बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक़्ता नज़र में खुशामदीद। मैं हूँ सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, ख़ज़ाने की जो चाबी है वो अब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के हवाले कर दी गई है और उन्होंने बाकायदा अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। और चार्ज संभालते ही उन्होंने ये कहा है कि जी जो IMF प्रोग्राम है उसमें जाना नागुज़ीर है। और जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं औरंगज़ेब साहब, उनसे मुतालिक ब्लूमबर्ग ने भी अब कुछ इस तरह के जो है वो बातें की हैं और उनकी इस अपॉइंटमेंट को खुशाइन करार दिया है। ये अपॉइंटमेंट कितना खुशाइन है और जो IMF प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के लिए कितना अहम है और क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार है प्रोग्राम के लिए, ये वो तमाम बातें हैं जिसका आज जो है वो हम जिक्र करेंगे शामी साहब के साथ। लेकिन उससे पहले शामी साहब, ख़बर ये आई कि जी जो अडियाला जेल है वहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला बंद हो गया है और 2 हफ्ते के लिए तवक़्क़ुफ़ किया गया है कि जी फ़िलहाल जो है वो कोई मुलाकात नहीं कर सकता बानी चेयरमैन समेत, यानी किसी भी कैदी से, किसी भी कैदी से जी जी 2 हफ्तों के लिए मुलाकात नहीं होगी। और उसमें कह ये रहे हैं कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री उसने कह रही कि जी जो थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स, वो आपको याद होगा पिछले दिनों दहशतगर्द भी पकड़े गए, तो इस वजह से जो है वो ये वक्फा किया गया है। हाँ, ये तो खबर आई थी कि दहशतगर्द पकड़े गए हैं 3 जी, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है और वो धमाका करना चाहते थे, नक्शे बरामद हुए थे उनसे, उड़ाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद उनके हवाले से कुछ मज़ीद पेशरफ्त जो है वो मालूम नहीं हुई। तो फिर कई मुबस्सरीन ने तो कहा कि ये खान साहब जो हैं उनको यहाँ से मुंतकिल करने के लिए इस तरह की बातें उड़ाई जा रही, बनी गाला मुंतकिल यानी उनको बनी गाला भेज दिया जाए या किसी और जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। मगर अब तो यहाँ ये कि मुंतकिली तो उनकी क्या होती, सख्ती हो गई है कि भाई जेल जो है उसके किसी कैदी को भी किसी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये बड़ी एक अजब सी बात है। देखिए, एक तो मीडिया के लोग जो हैं वो जेल के बाहर उन्होंने भी अड्डा जमाया होता है, जी हाँ, उनको भी मना कर दिया। जाने वाला है जो मुलाकाती है उससे बात कर सकें, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि आप 2 किलोमीटर दूर जाकर बिल्कुल अपना ठिकाना करें। कनाते लगा दी वहाँ पे कि जी फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए, मीडिया से तो अगर वो बचना चाहते हैं तो बच लें, लेकिन सवाल ये है कि जेल में तमाम कैदियों पर ये पाबंदी लगाना कि उनसे मुलाकाती नहीं आ सकेंगे मिलने के लिए, ये एक बड़ी गैर मामूली बात है। और क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है, इसके हवाले से अब कुछ कहना भी मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो खान साहब हैं उनके तो हाई कोर्ट से इजाज़त लेकर मुलाकातें वहाँ पे वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह पहुंचे, उनकी मुलाकात नहीं हुई। उमर अयूब साहब देर बिठा के रखा सर उनको, काफ़ी देर बिठा के रखा, देर बिठा के रखा। अब उन्होंने बड़ी गौर साहब ने भी और उमर अयूब साहब ने भी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत गर्जे बरसे हैं। ज़रा सुन लें सर उमर अयूब साहब क्या फरमाते हैं, सुनाइए जी। एक तरफ तो सर वो मान नहीं रहे, ना सदर को मान रहे, ना प्राइम मिनिस्टर को, और वजीर दाखिला पे सर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उनकी इमा पर ये सब कुछ हो रहा है। उमर अयूब साहब जो हैं उनको थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर ना वज़ीर आज़म को मानते हैं ना सदर को मानते हैं तो पर मुतालबा किससे कर रहे हैं, तकाज़ा किससे कर रहे हैं? देखिए, तो अदब आदाब के साथ गुफ्तगू करें। और अब वो अगरचे उनकी उम्र थोड़ी नहीं है, अब वो माशाल्लाह उधेड़ उम्र में यानी शुमार होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नौजवान हैं और जज्बाती हैं। तो उनको चाहिए कि तहम्मुल से बात करें। हाँ, मुतालबा उनका दुरुस्त है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ऐसा कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी वजह से आप मुलाकाती जो हैं उन पर पाबंदी लगा दें। यानी जेल के कवायद के मुताबिक भी 2 दफ़ा तो हफ्ते में मुलाकात हो सकती है, फैमिली और फ्रेंड्स मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो कुछ भी अगर इस तरह आइसोलेशन में रखा जाएगा और इस तरीके से दबाव डाला जाएगा तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। हमें ऐसे इकदाम करने चाहिए कि ताकि हालात बेहतर हों। यहाँ भी देखें ना, पंजाब में भी क्या हो रहा, मियाँ असलम इकबाल जो हैं जिनको नॉमिनेट कर दिया था, वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे ना, और पता नहीं कितने मुकदमात उन पर कायम हैं। फिर पेशावर हाई कोर्ट से वो अबूरी जमानत लेके पहुंचे, अभी तक वो रुकने को सूबाई असम्बली जो है उसका हलफ नहीं उठा सके। और
कितने मुकदमात हैं उन पे, बेटी की शादी होने वाली है, वालदा उनकी ज़ईफ़ हैं। तो ये भी अब हमारे जो स्पीकर हैं मलिक अहमद खान साहब, वो भी जायज़ा लें। मरियम बीबी जो है वज़ीर आला हैं, वो भी जायज़ा लें। ये जो हमारे अरकान असम्बली हैं उनको प्रोटेक्ट करें, उनको इज्जत दें, उनको अपना हलफ उठाने दें, असम्बली में आने दें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। माजी में तो सर ऐसा होता है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाते रहे कि भाई चले हलफ उठाने के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर तो उस वक्त जारी हो ना जब वो किसी जगह कैद हो, वो तो कैद है ही नहीं, मफरूर तो उन्होंने तो खुद यानी आना है, पेश होना है। तो उनको बहरहाल जो भी सूरत है, हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदारी है, मरकज़ में भी और सूबे में भी। अब मोहसिन नकवी साहब वहाँ वज़ीर दाखिला हो गए, अब उनकी जिम्मेदारी है, उन पर भी तनकीद होगी। और उन्होंने भी जो यहाँ कमाई की थी, एक नेकनामी कमाई थी ना सूबे में, बहुत से काम ऐसे किए थे, सियासी मामलात को एक तरफ रखने। तो अब तो वो वज़ीर दाखिला हैं और सियासत की बिल्कुल यानी क्या कहना चाहिए, निशाने पर होंगे। सर लेकिन उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, बाज़ एलिमेंट्स के, जी ये ख़ास तौर से इनको इसलिए लगाया गया है ताकि पीटीआई को जो है वो निशाना बनाया जा सके, इनकी ज़रा थोड़ी सी ज़रा पेच जो है वो कसे जाएं। पेच तो हर एक कस सकता है, राणा सल्लल्लाहु साहब भी कस सकते हैं, दूसरे भी कस सकते हैं। पेच कसने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बात यह है कि कुछ तरीके वाले लोग होने चाहिए ना। तो मोहसिन नकवी जो हैं, आखिर मीडिया से भी ताल्लुक़ है, बिल्कुल सेल्फ मेड आदमी है, बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उनसे तवक्को रखी जाती है वो पेच ना कसे हैं, वो मतलब एक कानून के मुताबिक और कानून के दायरे में डील करें। तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, अब ये सब लोग जो हैं, अब हुकूमत बन चुकी है, अब इनकी जिम्मेदारी है, खास सूबे में हुकूमत हो या मरकज़ में हो, अब जो कुछ भी होगा इसके असरात इन पर होंगे और ये किसी दूसरे को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते। इसलिए ये जो अरकान असम्बली हैं, इनका काम है, सूबाई असम्बली के अरकान जो भागे हुए हैं, उनका भी आप देखिए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इसी तरीके से खान साहब जो हैं, लोगों को उनसे मुलाकात करने दें, कितने भी सिक्योरिटी थ्रेट हों। ये चार आदमी अगर खान साहब से मिल लेंगे और उनकी फैमिली के, उनके वकीलों में से या उनके दोस्तों में से, आगे सर वो कह रहे सेनेट इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उसके लिए भी सिक्योरिटी जो है, भी डिस्कशंस करनी है। सेनेट इलेक्शन तो एक अलग चीज़ है ना, कभी सेनेट के इलेक्शन में मशवरा करना है नहीं करना है, लेकिन सवाल ये है कि एक उनका इंसानी हक है, जो भी कैद में होता है उसका हक है कि उससे अजीज उससे मिल सकें, उसके वकील उनसे मिल सकें, उसके दोस्त उससे मिल सकें, और ये बाकायदा इजाजत होती है, हफ्ते में दिन मुकर्रर होते हैं। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि जान और माल की हिफाजत के लिए तो कर रहे हैं, जो ऑर्डर आए हैं कि जी अभी अंदर स्वीपिंग होगी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी जाएगा, वो सारे के सारे जो है वो खान साहब तो रखे हुए ना अंदर, तो फिर तो और दूसरे कैदी भी रखे हुए हैं, बिल्कुल, तो उन सब कैदियों को कहीं और मुंतकिल कर दिया। तो अगर उनके मौजूदगी में, उनके होते हुए ये सारी स्क्रीनिंग हो सकती है, तो चार आदमी उनको मिलने चले जाएंगे, तो उससे क्या होगा? कुछ हद चाहिए सजा में, अक़ूबत के वास्ते। ये तो आखिर को गुनाहगार हूं, काफिर नहीं हूं मैं। तो जितना आप ये हुकूमतें समझती हैं कि जितना वो दबाव बढ़ाएंगी, जितना अपने मुखालिफिन को एक उनके आसाब को मुतासर करने की कोशिश करेंगी, उतना इनका तहक्कुम कायम होगा। मगर हमारी तारीख बताती है कि तहक्कुम ऐसे कायम नहीं होता। जो हुक्मरान तहम्मुल से, बुर्दबारी से मामला करते हैं, रद्द अमल में फैसले नहीं करते, गालियां सुनकर भी दुआ देते हैं, खुश रहते हैं, मुस्करा देते हैं, वो उनका इक़्तिदार जो है वो जमता भी है और तूल भी पकड़ता है, और लोग भी उसकी दाद भी देते हैं। जब आपके पास इख्तियार है, ताकत है, और आप जो है फराखदिल हो जाएं, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। कुछ ये सर क़यासराइयाँ भी शुरू हो जाती हैं कि पता नहीं शायद कोई मुलाकातें होनी है, बड़े लोगों ने आना है, मीटिंग्स होनी है, तो इस वजह से मीडिया को भी दूर जो है वो कर दिया गया। नहीं, मीडिया को तो जहाँ मर्जी रखें, वो तो 2 मील दूर रखें या 3 मील दूर रखें, वो तो एक अलग गुफ्तगू है ना। मीडिया जो है उससे छुपा के क्या कर लेंगे, मीडिया तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। लेकिन असल मामला कैदी का है, जो जेल के अंदर है, उसके हकूक का है, और वो जो है वो इंसानी हकूक है, उसकी हर सूरत पासदारी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। चलें सर, फिलहाल क्योंकि अभी पहला जो है वो रोज़ा लोगों ने रख लिया,
और उसमें हम ये देख रहे हैं कि रोजा रख लिया लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है। एग्जैक्टली सर, हाँ, हाहाकार महंगाई मची हुई का है। साथ है। और अब वो लोग, प्याज महंगा हो गया है और लहसुन महंगा हो गया है, सब्जी महंगी हो गई है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग जो प्याज जो खरीदने वाले हैं ना जी, वो भी थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करें, कम खरीदें, जो कम खरीदें। अच्छा, और ताकि बिल्कुल एकदम मार्केट में, जैसे पंजाबी में कहते हैं, हुंजा फेरने की कोशिश ना करें। डिमांड बढ़ जाती है तो वो डिमांड बढ़ती है, हाँ, तो बढ़ जाती है। इंतजामिया पर भी लाजिम है कि वो अपनी गिरफ्त मजबूत करे और लोगों पर भी लाजिम है कि अपनी हवस जो है उसको काबू करें, जरूरत तक महदूद रख के खरीदारी को। कल सर जो पहला इजलास हुआ काबीना का, उसमें भी जो फोकस था शहबाज शरीफ साहब का वो प्राइस कंट्रोल पे था, क्योंकि कल ही हमने देखा था कि मरियम साहिबा जो है वो भी ये कह रही थी कि जी प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है कोई, और वो महंगाई बहुत है, महंगाई पे काबू नहीं पाया जाएगा। हाँ। तो हुकूमत की रेट एस्टेब्लिश नहीं होगी, लोग मुतमईन नहीं होंगे। लेकिन अब देखें ना, सारी महंगाई एक तरफ, बिजली और गैस के बिल दूसरी तरफ, असल में तक कमर तोड़ दी है इसकी लोगों जीना दुभर कर दिया इन बिलों ने। आमदन आपकी 20,000, बिल है 15,000। आमदन 15,000, बिल है 16,000। आमदनी 20,000, बिल है 25,000। तो और हर महीने आएगा, और हर महीने आ रहा है, और देना है, नहीं देंगे तो कट जाएगा, बिजली कट जाएगी, गैस कट जाएगी, कहां से देंगे लोग? लोग अपने वो बेच रहे हैं, जेवर बेच रहे हैं, लोग कर्जे मांग रहे हैं, लोग चीखते फिर रहे हैं। तो ये जो हमारी, मैं तो कहता हूं कि जो हर शख्स जो है उसको अपने अपने दायरे में देखे, उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी जरूरत पूरी करें, उनको इनमें असिस्ट करें, उनकी मुआवनत करें। सर यही बात, एग्जैक्टली यही बात जो आप कह रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब ने कल कही। उन्होंने कहा कि जी गुर्बत, बेरोजगारी, हमें मिलकर इसके खिलाफ जंग। सर लेकिन ये बिजली और गैस के बिल क्या करेंगे? जरा सुने सर उन्होंने क्या फरमाया पहले खिताब में, सुनाइए जी शहबाज शरीफ साहब। भाई ये सूबों की हुकूमतें जो हैं उन्होंने कंट्रोल करना है, वफाकी हुकूमत ने बराह रास्त कंट्रोल नहीं करना। वफाकी हुकूमत तो ऐसे इकदाम करे डॉलर नीचे आए, ताकि जो महंगाई इंपोर्ट होती है वो कम हो। और इस पे वफाकी हुकूमत, बिजली के बिल जो हैं और गैस के बिल, इनमें जो कम आमदनी के लोग हैं उनको कैसे फायदा दिया जा सकता है? सर वो सोलराइजेशन का कहा ना आते ही, पता नहीं यार, ये लंबी कहानी है ना। आप एक नक्शा, एक तो रोड मैप दें, कोई लाहे अमल बना के लोगों के सामने रखें कि इस तरह से हमने काम करना है, फिर पूरी कौम जुट जाए और इसमें ताउन करे, ताकि ये जो हर महीने गोली की तरह लगते हैं और लोगों के जज्बात जो हैं मुश्तिल हो जाते हैं। मैं समझता हूँ हुकूमत नामी शय जो है, किसी चीज ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना बिजली और गैस के बिलों ने नुकसान पहुंचाया। और सर आपको लगता है कि जो पिछली दफ़ा जब ये हुकूमत आई थी, इन्होंने किफ़ायत शारी मुहिम भी शुरू की थी, ऑस्टेरिटी ड्राइव जिसे कहते हैं, तो उसकी अब भी ज़रूरत है कि ये फौरी तौर पे जो है वो शुरू किया? वैसे इशारा तो अब हमारे सदर साहब ने ऐलान किया वो तनख्वाह नहीं लेंगे। जी, चलिए अच्छी बात है। मुराद और हमारे अब्दुल अलीम खान ने कहा है वो तनख्वाह भी नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और एंटरटेनमेंट वगैरह कोई अलाउंस भी नहीं लेंगे, कोई उनका मकान भी नहीं लेंगे। जो लोग बावसीला हैं वो अच्छी बात है, वो ये मिसाल कायम करें, और ये खुद से कर रहे हैं, वो भी कोई किसी ने कहा नहीं है। यानी जो जिनके पास वसाइल नहीं है वो तो तनख्वाह भी लेंगे और काम भी करेंगे। चलिए काम लेकर तनख्वाह भी लें, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये अल्लल्ले तल्लल्ले खत्म किए जाए, एक कट लगा दिया जाए हर चीज के ऊपर, और लोगों को पता लगे ये हुकूमत ने पेट पे पत्थर बांध लिए हैं, ये जबानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, ये अल्फाज की मरहम जो है वो काम नहीं आएगी। अब अमल करना चाहिए, आमाल की मरहम चाहिए, इकदाम की मरहम चाहिए, कुछ करके दिखाना होगा। और यही बात जो है सर, अब वो जो हमारे नए वजीर खजाना बने मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि अब एक्शन का वक्त है, बातें बहुत हो गई। पता है जी सर, ये तो कह रहे हैं ना हबीब बैंक के हैं, नेशनलिटी इनकी डच थी जी, हॉलैंड की, वाटन स्कूल के पढ़े हुए हैं। हमारे अताउल्लाह तारड़ साहब भी बड़ा रोब जमा रहे थे उनका, कि वाटन बिजनेस स्कूल के पढ़े हुए हैं। तो वाटन बिजनेस स्कूल के तो हमारे हसन इकबाल भी पढ़े हुए, हमारे एचीसन कॉलेज के पढ़े हुए हैं।
ये जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे के भतीजे हैं। इनके वालिद जो थे चौधरी फारूक, वो अटॉर्नी जनरल रहे हैं नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे। अच्छा। जब परवेज मुशर्रफ साहब ने जब खून मारा है उस वक्त वो अटॉर्नी जनरल थे। अच्छा। और इनके एक चचा जो हैं असदुर रहमान, वो मुस्लिम लीग के लीडर हैं बड़े, कई बार मुस्लिम लीग के टिकट पे मुंतखब हो चुके, टोबा टेक सिंह के। तो अब ये एक मतलब इनकी जब मुस्लिम लीग की फैमिली है, ये इनके खून में मुस्लिम लीग है। अच्छा। और टेक्नोक्रेट भी हैं और तजर्बाकार बैंकर भी हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत भी रखते हैं। इस्तीफा दे दिया उन्होंने सर वहां से अपने सदा, वो जो उन्होंने अपनी नेशनलिटी तरक कर दी है, पाकिस्तान की जो है बोली, पाकिस्तानी नेशनलिटी जो थी उसको फिर जब डच नेशनल बने तो फिर वो नेशनलिटी नहीं रही, बिल्कुल, क्योंकि छोड़नी पड़ती है। उनके साथ हॉलैंड के साथ तो हमारा मुआहदा नहीं है। अगर आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज में रहते हैं तो फिर तो दोनों डुअल नेशनलिटी रख सकते हैं। अमेरिका के साथ भी डुअल नेशनलिटी का हमारा अरेंजमेंट है। तो अब वो उन्होंने नेशनलिटी भी तरक कर दी है और अब कब्र हिम्मत कस ली है। अब वो देखिए, अब उनको सेनेटर मुंतखब कराना होगा 6 माह के अंदर। तो औरंगजेब जो हैं, अब ये देखिए, ये वो हैं जहां एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून दोनों एक नुक्ते पे आ गए। तो औरंगजेब जो हैं वो मुस्लिम लीगी घराने से ताल्लुक है उनका, इसलिए कोई अजनबी नहीं है। सही। अब इन लोगों के साथ, इन ऐवानों के साथ, इन चेहरों के साथ उनकी पुरानी वाकफियत है। और बरल यहाँ और सर ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि जी इनकी जो यानी कि अपॉइंटमेंट है वो बड़ी यानी कि खुशाइंद है, अच्छा मैसेज है। एग्जैक्टली। क्योंकि इसलिए देखिए, इसहाक डार साहब जो थे वो बातों का जज्बाती हो जाते थे। फिर उन्होंने जिस तरीके से प्रोग्राम को डील किया IMF को, वो उनका जो स्टाइल था वो कोई वहाँ कोई पसंद नहीं किया जाता था। और बाज़ लोग तो ये तनकीद करते हैं ना कि क्योंकि ताख़ीर हुई उस प्रोग्राम को में जाते जाते या इससे नुकसान हुआ। बहरहाल अब उनको यानी इसहाक डार साहब जो हैं उनकी सनैरिटी को मलहूज़ खातर रखते हुए तो वो खारजा पॉलिसी जो है उनके सपोर्ट कर दी गई है। अगरचे उनके पुराने दोस्त जो हैं मिफ्ता इस्माइल, वो कह रहे थे देखिए आप खारजा अमूर पर क्या गुजरती है, और खारजा महकमा खारजा के जो अफसरान हैं वो कैसे इसको हजम करते हैं। तो बहरहाल एग्जैक्टली। अच्छा सर, क्योंकि ज़ाहिर है IMF का प्रोग्राम बड़ा हमारा ज़रूरी है, खजाना और खारजा एक दूसरे से मिले हुए हैं। खारजा ताल्लुकात होंगे अच्छे तो खजाना भरा रहेगा, और खजाना भरा रहेगा तो खारजी ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अभी तो देखें IMF जो है। सर एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम आते हैं। ज़रा इस पर डिटेल से हमने बात करनी है कि IMF का जो प्रोग्राम है एक्सटेंडेड फैसिलिटी, वो कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। वेलकम बैक जी। PDM हुकूमत ने अपना काम किया, उसके बाद निगरान हुकूमत ने जो है वो भी IMF से मुतालिक अपना मिशन एक तरह से मुकम्मल किया, और अब इम्तिहान है इस नई हुकूमत का जिसने अभी चार्ज संभाला है कि वो एक तो ये कि जो $1.1 अरब स्टैंड बाय एग्रीमेंट के हैं उसकी किस्त जो है वो कब जारी होती है, और उसके बाद फिर जो एक 3 साला प्रोग्राम है IMF का उसके लिए कितनी जो है वो जल्दी पाकिस्तान की तरफ से काम हो सकता है। शामी साहब, सर आज कहा जा रहा है कि रात को ही जो है वो IMF मिशन आ रहा है, और इसका मतलब ये है कि बड़ी तेजी से काम होगा, और जो पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली है उसको अच्छे असरात हैं उसके, और जो वज़ीर ख़ज़ाना हमारे हैं उनसे भी एतमाद बहाल होगा। तो खाकान साहब हमारे साथ हैं। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब आपको मुबारक हो, नए वज़ीर ख़ज़ाना मिल गए, आपकी तमन्ना पूरी हो गई। अब ये मुस्लिम लीग नून और एस्टेब्लिशमेंट दोनों का इजमा हो गया उनके ऊपर, क्योंकि मुस्लिम लीग घराने से उनका ताल्लुक है और एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हैं, और आप भी ज़रा सारा ला रहे हैं, लगता है आपको भी बड़े पसंद आए हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, मामला ठीक होगा, आगे बढ़ेंगे हम? ब्लूमबर्ग की तारीफें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो हमें सबको अदराक कर लेना चाहिए कि मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है। और आई एम श्योर कि जब फाइनेंस मिनिस्ट्री और बाकी सब मिनिस्ट्रीज में नए मिनिस्टर्स आएंगे, एंड दिस गोज फॉर एवरीवन शामी साहब, कि उन सबको अदराक हो जाएगा कि मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है और क्या करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के नज़रिए से देखें तो पब्लिक फाइनेंस जो है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। IMF के साथ जायजा मिशन जो इस वक्त आएगा, जो कंप्लीट करेगा पिछला स्टैंड बाय अरेंजमेंट, जिसमें 1.2 बिलियन डॉलर्स हमें मिल रहे हैं, वो मिल जाएं ताकि ये जो अगले 3 माह हैं इसमें जो इस वक्त की स्टेबिलिटी है ये कंटिन्यू कर दे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। इसके साथ साथ एक नए नए प्रोग्राम का इजरा करना है। उस पर आई थिंक मेरा थोड़ा सा हमेशा तहफ़्फ़ुज़ रहा है पाकिस्तान के लिहाज से, वो अब भी है कि क्या पाकिस्तान रियली रेडी टू डू अ प्रोग्राम। ये भी हमेशा याद रखिए 24वां IMF प्रोग्राम है शामी साहब। ये किसी तरह भी एक कोई अच्छा मोमेंट नहीं है, ये एक सोबरिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। 76 साल हिस्ट्री में आप ICU के डॉक्टर के पास 24वीं दफ़ा जा रहे हैं, तो कुछ तो आपने गलतियां की होंगी ना अब तक। कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने करने से अपने आप को डॉज किया होगा, यानी कि रिफॉर्म से डॉज किया होगा। तो आप वहाँ खड़े हैं जहाँ आपकी एक्सपोर्ट्स भी कम है, आपके लोकल टैक्सेशन भी कम है, आपकी एनर्जी का सेक्टर जो है वो हाईली इंडेटेड है और अभी भी ब्लीड कर रहा है। आपकी इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली 25% 2 साल ऑन दी एवरेज चल रही है। ये कोई अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है। सो ये कोई एक सोबरिंग थॉट है। बट ऑन दी अदर हैंड IMF में जाना ये अच्छी बात है कि हम IMF के साथ इंगेज कर रहे हैं। आई रियली होप कि हम स्मूथली आप ये कह रहे हैं ट्रांजिशन कि जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान आपके नज़दीक तैयार नहीं है, आप ये कह रहे हैं? देखिए सलमान साहब, तैयारी क्या चीज़ होती है ये मैं हर मुल्क के जो लोग हैं जो जाते हैं और बहुत से ममालिक जाते हैं उनको ये कहता हूँ कि एक तो IMF इज टू बी यूज्ड स्पेयरिंगली। क्या मतलब है इसका कि आपका कोई क्राइसिस आ गया मुल्क में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज हो गया, हमने IMF को एक रेस्क्यू मिशन के तौर पे बना लिया है कि मतलब स्टार्ट किया, फिर प्रोग्राम से निकल गए, ऑन अगेन ऑफ अगेन, रोल बैक ऑफ द रिफॉर्म्स, और फिर दोबारा IMF में पहुंच गए। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब तैयारी क्या है? देखिए ना, तैयारी तो ये है कि हमें रोल आउट करना चाहिए कि हम क्या बातचीत करना चाहते हैं उनसे। मैं फिर कहूंगा कि अगर आप एक ऑस्टेरिटी ड्रिवन प्रोग्राम में अब चले जाएंगे, क्योंकि ये गुफ्तगू आज करने की है, अगर आप एक ऑस्टेरिटी ड्रिवन स्ट्रेट जैकेट IMF के प्रोग्राम में चले जाएंगे और फिर एक यूजुअल रैम्बलिंग्स करती हैं, और ये पाकिस्तान से पर्टिकुलर नहीं है, सारी दुनिया में सलमान, फिर लोग कहते हैं ओहो जी IMF ने हमें कहा बिजली बढ़ा दो, IMF ने हमें कहा कि पॉलिसी रेट ऊपर कर दो। सो आप रखिए सामने अपना प्लान। मैं हमेशा कहता हूं कि आज तक अथॉरिटीज को और इनकमिंग गवर्नमेंट को ये प्लान तैयार कर लेना चाहिए। उनके माइंड में नेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान क्या है आप IMF को बताएं। ये भी एक मिसनोमर है कि IMF ही सारा कुछ आपको बताता है। ठीक है। अच्छा, खान साहब, आप यानी लोग जो हैं उन पे बोझ तो पड़ेगा, जो यानी जो आमदनी बढ़ाने का, उससे टैक्स का इजाफा भी होगा, टैक्स की वसूली में भी शिद्दत आएगी, ये तो सब काम होंगे, लेकिन जो हमारे ऊपर कर्जों की हमने किस्तें देनी है उनका भी बखूबी बंदोबस्त हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दुरुस्त। सो अब अगेन डिपेंड ये करता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ टैक्सेशन क्या है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ टैक्सेशन ये है कि आप अभी भी ये समझते हैं कि GST बढ़ाकर या RDs लगाकर या कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर या इनकम के स्लैब्स कम करके आपने चलाना है, तो वो एक तरीका है। बट एक दूसरा तरीका ये कि लेट से आपने इन डेप्थ बहुत काम किया और आप IMF को कहते हैं कि ये 3 सेक्टर्स हैं, मैं इनसे नए टैक्सेस लाऊंगा, ये मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव और रिफॉर्म मेजर्स हैं, ये मेरे एनफोर्समेंट के मेजर्स हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज पॉलिसी मेकर्स को एक नए माइंडसेट के साथ IMF के पास जाना चाहिए, और ये बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए किसी भी मुल्क के। मैं हर मुल्क की फाइनेंस मिनिस्ट्री को ही कहता हूं कि आप ये घबराएं ना। यू नो योर कंट्री बेटर देन द फोक्स जो बाहर से आते हैं, वो आपके डेटे पे डिपेंड कर रहे हैं। पर शामी साहब की इस बात में वजन है। IMF हो गया था, $3 अरब के शामी भाई रिजर्व्स थे जून में, जैसे ही IMF हुआ आज $8 अरब पे खड़े हैं, रुपया स्ट्रेंथन्ड है, इन्फ्लेशन नीचे की तरफ है, थोड़ी सी दिलचस्प बात शामी साहब दिखाई दे रही है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जो नए वज़ीर ख़जाना हैं वो तो हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी उनकी नज़र है, मालियाती अदारे जो हैं बैनुल-अक़वामी उनकी तवक्कुआत भी उनको भी समझते हैं, तो फिर आपका ख्याल है कुछ थोड़ी स्मूथ सेलिंग हो सकेगी? देखिए, अगर तो IMF के पास प्रिपरेशन से जाएंगे, प्रोग्राम अच्छा होगा,
क्वालिटी बेहतर होगी, और इसके साथ साथ बाकी कमर्शियल इदारे, बायलैटरल्स, मल्टीलैटरल्स और हमारी फ्रेंडली कंट्रीज ये सब ऑन बोर्ड आ जाएंगी। जैसे आपने फरमाया कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी उतनी ही मैटर करती है जितना IMF के साथ एंगेजमेंट मैटर करती है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले भी आप देखे गए, खुद वजीर आजम की इंटरवेंशन से वो प्रोग्राम जो था आगे बढ़ा था और हम उसे बचा सके थे। सर एक बात है शामी साहब। हाँ जी, हाँ जी, खान साहब जी। बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है। जहां हमारा टेक्निकल काम मैटर करेगा, हमारी पॉलिसी इंटरवेंशंस मैटर करेंगी, पॉलिटिकल ओनरशिप ऑफ द प्रोग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लास्ट टाइम जैसे कहा पॉलिटिकल ओनरशिप ली वजीर आजम ने, तो आपने प्रोग्राम कर लिया। अब भी बहुत जरूरी है कि इसको इस तरह ना लें कि यार ये IMF ये कह रहा है हमें, ये आप लें कि एक ओनरशिप है हमारी, ये हमारा नेशनल रिफॉर्म एजेंडा है, और एंड ऑफ द 3 इयर्स मुल्क जो है वो बेहतर दिखाई देना शुरू करेगा। दैट इज द काइंड ऑफ माइंडसेट जिसके साथ जाना चाहिए। ठीक है सर। 2013 से 2016 तक जो गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग नून की, वो गालिबन पहली दफा पाकिस्तान ने प्रोग्राम मुकम्मल किया था और इसाक डार उसमें थे वजीर खजाना। ये उसके बाद फिर चलेगा दोबारा। हाँ, तो वो सस्टेनेबल नहीं, तो चीजें हमें करनी चाहिए थी, उन पर कायम नहीं रहते ना, तो फिर जरूरत पड़ती है बार बार। चले ठीक है सर। खान साहब एक सिर्फ लास्ट क्विकली सर ये बता दें, ये जो हमें $1.5 से $2 अरब इजाफी मिल सकते हैं कोई क्लाइमेट रेजिलियंट फाइनेंस, ये जो है वो किस हद तक इम्कानात इसके ज़्यादा हैं? देखिए बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। हमें मिल सकते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड्स जो IMF के पास मौजूद हैं। इस फैसिलिटी को टैप ज़रूर करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, ये लेने चाहिए। इसके साथ साथ जोड़े जो 9 से 10 अरब डॉलर, आपको याद है कि यही PDM की गवर्नमेंट थी जो जनीवा में भी प्लेजेस हुए थे। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको काफ़ी फंड्स जो हैं उस तक पहुंचने की रसाई मिल सकती है। अगर IMF का प्रोग्राम इंटैक्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म, तो ये दोनों चीजें मेरा ख्याल है आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएंगी। एंड ये जो 25 अरब डॉलर हम कहते हैं हमें चाहिए इनकमिंग, दैट विल बिकम एन ईजियर टास्क। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब का सर, बहुत शुक्रिया। अभी पेशावर से एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। अच्छा। कि वहाँ जो कैफेज हैं और रेस्टोरेंट हैं उनमें एक मिनी लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम्स कायम हो रहे हैं। अच्छा। ये हमारी उनका यहाँ के 2 अफसर हैं, राव हाशिम और डॉक्टर शेर जमान डोगर। अच्छा। ये AC हैं और ये कोशिश कर रहे हैं, और 7 रेस्टोरेंट्स जो हैं उनमें किताबें रखी गई हैं, रीडिंग रूम खोले गए हैं। अच्छा। ताकि जब लोग आए वहाँ पढ़ें, थोड़ी सी फुर्सत उनको हो, जब खाना खाने से पहले कुछ बाद में कहवा पीते हुए कोई किताब उठा लें, उसको पढ़ लें। ये एक बड़ा दिलचस्प तजर्बा है और लाहौर में दाद देनी चाहिए। लाहौर में सर अपने तौर पे तो कुछ कैफेज ने किया हुआ है, लेकिन आप ये कह रहे हैं ये किताबें रखी हैं हुकूमती सतह के ऊपर, ये हुकूमती सतह पर ये किताबें रखी जा रही हैं। पाबंद कर रहे हैं या वॉलंटरीली? पाबंद नहीं कर रहे हैं, अभी तो उनसे गुजारिश कर रहे हैं। और 7 तो ऐसी रीडिंग रूम्स कायम हो गए हैं। अच्छा। तो उम्मीद है बाकी रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी इस तरफ तवज्जो देंगे। लोगों को कुछ फुर्सत होती है, कुछ सेलेक्टेड किताबें रखनी चाहिए भी अच्छी तरह देखभाल के, ताकि लोगों की मालूमात में इजाफा हो, हकायक वो वाकिफ हों। अगर अल्लम गल्लम रख देंगे तो फिर वो कंफ्यूजन और इजाफा होगा। अल्लम गल्लम एक किताब है मुबशर ज़ैदी साहब की। मुबशर ज़ैदी साहब का तो अल्लम गल्लम जो है हाँ, वो भी किसी काम का ही होगा ना। हाँ। मतलब आप कह रहे हैं बस ऐसी उल्टी सीधी किताबें ना रखिए, काम की किताबें जो रखी जाएं। ठीक है। हाँ। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और किताब से हमारा रिश्ता बड़ा कमजोर हो चुका है। वैसे अब दुनिया में चले जाएं, लोग बस में सफर कर रहे हैं, गाड़ी में, जहाज में किताब रखी हुई है, किताब पढ़ने लग जाते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा रवाज नहीं है। लेकिन चलिए बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता किताब से हमारा रिश्ता जो कमजोर पड़ गया है उसको मजबूत करने की जरूरत है। उसके बगैर जो है काम चलेगा नहीं बहैसियत कौम। चलें सर, आज हबीब जालिब साहब की भी जो है वो भी, हबीब जालिब साहब, ओहो, ऐसे दस्तूर को, सुबह बे नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बड़े आशिक हैं उनके अपने शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आज़म हैं, और उनके पढ़ते रहे उनकी नज़में पढ़ते तरन्नुम के साथ। इनकलाबी। तो देखिए जो फील्ड मार्शल अयूब खां का दौर था तो उनका दस्तूर था, उन्होंने दिया दस्तूर एक, उन्होंने कहा मैं आई फील्ड मार्शल अयूब खां कौम को ये दस्तूर दे रहा हूँ। तो उन्होंने उसके खिलाफ फिर एहतजाज शुरू हो गया, तो जो थे वो भी कौम की जुबान बन गए और एक बड़ी मर्दानावार और दीवानावार शायरी उन्होंने की। तो उनको हम आज भी याद करते हैं
और जब हुर्रियत की बात होती है, जब मज़ाहमत की बात होती है, जब हुकूमत के सामने खड़े होने की बात होती है, और जब मुख्तदर लोगों को ललकारने की बात होती है, तो फिर हबीब जालिब याद आते हैं, उनका लहजा याद आता है। एक सारी उम्र जो है बस अपनी गुजार दी गुर्बत में, और उसी में फ़कीरी में हमारी अमीरी की उन्होंने, और कौम की ज़ुबान बने रहे। अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे। दर्जात बुलंद करे। ठीक है सर, बस आखिर में एक वीकली के जो सिंध काबीना है उसने भी हलफ उठा लिया है। सिंध काबीना ने हलफ उठा लिया, लेकिन उसमें तो पुराने ज़्यादा पुराने सर, लेकिन 2-3 नए चेहरे भी है। मेजॉरिटी पुराने लोगों की है, ट्रस्ट पुराने लोगों पर ही किया पुराने लोग हैं। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। मगर ये वही कुछ करेंगे जो पहले करते रहे। अच्छा, तो फिर हम तब्दीली की उम्मीद कैसे रखेंगे? तब्दीली की उम्मीद फिर उनसे होगी ना जो इस वक्त इब्तला में है। उनसे रखिए। अगर आप तब्दील नहीं करेंगे अपने आप को, तब्दील भी करना चाहिए ना खुद से, मतलब यानी कि स्टार्ट हर शख्स को तब्दीली पैदा करनी चाहिए, तब्दीली लानी चाहिए, अपने अंदर भी, अपने माहौल में भी, अपने इर्द गिर्द में भी। सही। चलें सर, आज का प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। इसी दुआ के साथ नाज़रीन कि ये रमज़ान मुबारक सब के लिए खैर की ही खबर लेकर आए और लोगों के मसले मसाइल हल करे। अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।